नमस्कार दोस्तों, गांधी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज 11वीं की भौतिक विज्ञान की शुरुआत कर रहा हूं और मैं आपकी फर्स्ट यूनिट की स्टार्ट की है आज यहां से। तो दोस्तों चलते हैं, आज अपन पढ़ेंगे 11वीं की भौतिक विज्ञान, जिसकी मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा कि फर्स्ट यूनिट इसका किस किस भागों में भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विज्ञान से, कि विज्ञान आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी, कहाँ से हुई थी। ठीक है, अब विज्ञान देखिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान है वही एक विज्ञान का हिस्सा है। विज्ञान के आपके कई भागों में बांटा गया है विज्ञान को, तो भौतिक विज्ञान भी एक विज्ञान का हिस्सा है। तो दोस्तों हम चलते हैं विज्ञान। तो विज्ञान आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। विज्ञान की परिभाषा आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में भी पढ़ी है। विज्ञान की एक साधारण सी परिभाषा है, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे वही कहलाएगा आपका विज्ञान। और विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान उसकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से, लैटिन भाषा के एक शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ क्या होता है जानना। तो प्रकृति के बारे में जानना ही आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति का अध्ययन करना, वो संपूर्ण प्रकृति जिसमें आपके पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, जीव जंतु, मानव, सारी चीज़ें आ जाती है। प्राकृतिक जितनी भी घटना है, तो सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे हमें, तो हम किस में करेंगे, विज्ञान में। ठीक है, जो विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है जानना, टू नो। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका अर्थ होता है टू नो, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना आपका विज्ञान कहलाता है। दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं उनके बारे में जानना क्या कहलाएगा, आपका विज्ञान कहलाएगा। तो साधारण सी परिभाषा है, आप नोट कर लीजिए विज्ञान की, कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द साइंटिया से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है जानना। अब यहाँ विज्ञान के आपको 3 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से विज्ञान के 3 भाग है आपके? पहला भाग है रसायन विज्ञान, दूसरा भाग है आपका जीव विज्ञान, और तीसरा पार्ट है आपका विज्ञान का भौतिक विज्ञान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपन को पढ़ना है, और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 11th में और 12th दोनों में। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान है आपका। रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? कीमिया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानकारी दी इस मामले में, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रसायन विज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? कीमिया से हुई थी। ठीक है, और रसायन विज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर जो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान का पहला पार्ट है रसायन विज्ञान। इसके 3 मुख्य पार्ट है, रसायन विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, और तीसरा भौतिक विज्ञान। अब रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? कीमिया शब्द से हुई थी। ठीक है, इसका जो जनक है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी तत्व है, रासायनिक तत्व है, तो सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान में। दूसरा पार्ट आता है विज्ञान का जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान है, विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति हुई थी बायोस से। कौन से शब्द से हुई थी? बायोस शब्द से। इसका जनक कहा जाता है आपको अरस्तु को। किसको कहा जाता है इसका जनक? जीव विज्ञान शब्द जो आपकी सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? बायोस से, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन। तो जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है अपन को? जो विज्ञान का एक पार्ट है जीव विज्ञान में पढ़ना है सजीव निर्जीव, पेड़ पौधे, तो आपकी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो जीव विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है बायोस से, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन। और इसका जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान ही अपन को सही तरीके से पढ़ना है। अपन बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़ लेंगे, जीव विज्ञान पढ़ लेंगे, और रसायन विज्ञान में अपन केमिस्ट्री के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब अपन का जो मूल सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी जो फर्स्ट यूनिट 11th की वो सिर्फ भौतिकी
के बारे में जानकारी की दी गई है। फर्स्ट यूनिट में सिर्फ आपको भौतिक विज्ञान की कुछ मुख्य भाषाएं, परिभाषाएं, इसके क्लासिफिकेशन, इनके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से अपनी नोटबुक उठा लें और ध्यान से पढ़ें कि भौतिक विज्ञान होती क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपको जो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वो चीज़ें अपन को लास्ट तक 11th और 12th और BSc तक आपके काम आने वाला है कि अपन को भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं भौतिक विज्ञान पे। भौतिक विज्ञान, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ भौतिक विज्ञान की। प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन प्रायोगिक तर्कों के आधार पर करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन प्रायोगिक तर्कों के आधार पर करना क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। एक बार सुन लो, प्रकृति व प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी है आपकी? जैसे बाढ़ का आना, चक्रवात आना, तूफान आना, बरसात होना, दिन रात होना, मौसम का बदलना, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये सारी घटनाएं किस में आएगी? आपकी भौतिक विज्ञान में। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं सब किस में आएगी? भौतिक विज्ञान में। तो प्राकृतिक घटनाओं का अपन अध्ययन करेंगे, वो किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान में। किसके आधार पर? प्रायोगिक तर्कों के आधार पर, मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज के आधार पर जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे? भौतिक विज्ञान में। ठीक है, तो परिभाषा नोट कर लीजिए। प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन प्रायोगिक तर्कों के आधार पर करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान के अंदर जो भौतिकी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है आपका एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। जो भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा? फ्यूसिस। एक ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। इससे अपन ने क्या लिया गया? भौतिक विज्ञान शब्द लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? प्रकृति। मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन ही आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, दोनों के जनक आपके अलग अलग है। भौतिक विज्ञान के दो पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक विज्ञान का जो पहला पार्ट है वो आता है आपका चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी जो फर्स्ट पार्ट है भौतिक विज्ञान का वो यही है, चिरसम्मत भौतिकी। और जो सेकंड पार्ट है वो है आपका आधुनिक भौतिकी। सेकंड पार्ट है आपका आधुनिक भौतिकी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी को। क्लासिकल फिजिक्स, और आधुनिक भौतिकी को कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ अब तो आपकी भौतिक विज्ञान को, जो भौतिक विज्ञान है वो ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? नेचर, प्रकृति। अब भौतिक विज्ञान को आपके यहाँ दो भागों में पढ़ना है, दो भागों में बांट दिया। 11th और 12th दोनों की भौतिक विज्ञान मिला के दो भागों में डिवाइड होगी। कौन कौन सी? चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ठीक, और जो चिरसम्मत भौतिकी है उसका जनक कहा जाता है आपका न्यूटन को, सर आइजक न्यूटन। पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, वो चिरसम्मति का जनक है। और आधुनिक भौतिकी है मॉडर्न फिजिक्स, इसका जनक कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो चिरसम्मत भौतिकी पहली बात तो इसमें क्या पढ़ना है? तो सन 1900 से पहले पहले, सन कितनी? 1900, इसके पहले पहले भौतिकी के अंतर्गत जितने भी अनुप्रयोग हुए हैं, जितने भी आपके नियम दिए गए हैं, वो पढ़ेंगे किसमें? चिरसम्मत भौतिकी में। एक बार और सुन लो, सन 1900 से पहले पहले भौतिकी में जितने भी अनुप्रयोग हुए हैं, जितने भी नियम दिए गए हैं, जितने भी परिघटनाओं का अध्ययन किया गया है, वो पढ़ेंगे चिरसम्मत भौतिकी में। और इसका श्रेय किसे जाता है? वैज्ञानिक न्यूटन को, सर आइजक न्यूटन को। आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना है? सन 1900 के बाद से लेकर आज तक, सन 1900 के बाद से लेकर आज तक, आज के दिन तक भौतिक विज्ञान में जितने भी नियम, अनुप्रयोग
ठीक है। ये सारी चीज़ें 1900 के बाद से लेकर आज तक जो भी आप पढ़ोगे वो सब किस में पढ़ोगे, आधुनिक भौतिकी में, जिसका जनक किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अब यहाँ चिरसम्मत भौतिकी की क्लासिफिकेशन किया गया है और आधुनिक भौतिकी का भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि 11th में क्या क्या पढ़ना है अपन को और 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा चिरसम्मत भौतिकी, और चिरसम्मत भौतिकी अलग अलग पार्ट है, ठीक है। आधुनिक भौतिकी का मैं रेज कर देता हूँ। अब देखिए चिरसम्मत भौतिकी में बता चुका हूँ चिरसम्मत भौतिकी की परिभाषा क्या है कि सन 1900 से पहले भौतिक विज्ञान के अंदर जितने भी अनुप्रयोग हुए हैं, जितने भी नियम दिए गए हैं, उन्हें किसमें अंतर्गत, वो किसके अंतर्गत आएंगे, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। सन 1900 से पहले चिरसम्मत भौतिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। अब यहाँ आपकी जो चिरसम्मत भौतिकी है इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग है, अपन बात करें, पहला भाग आता है आपका यांत्रिकी, पहला भाग आता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। दूसरा भाग आता है आपका प्रकाश की, ऑप्टिक्स। तीसरा भाग आता है आपका ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। चौथा पार्ट आता है आपका विद्युत चुम्बकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। पांचवा पार्ट आता है तरंग यांत्रिकी व ध्वनि, वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। ये आपके इसके चिरसम्मत भौतिकी है, उसके अपन को जो चिरसम्मत भौतिकी इनको इन भागों में पढ़ना है, 5 भागों में। तो सन 1900 से पहले पहले जो भी नियम दिए गए हैं वो ये है, भौतिक विज्ञान में जितने अनुप्रयोग हुए हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। पहला पार्ट यांत्रिकी, दूसरा भाग प्रकाश की, तीसरा भाग ऊष्मागतिकी, चौथा भाग विद्युत चुम्बकत्व और पांचवा भाग तरंग यांत्रिकी। ये सारी चीज़ें कहाँ कब बता दी गई थी, सन 1900 से पहले पहले को। और जो ये सबका श्रेय किसको जाता है, न्यूटन को। न्यूटन ने क्या है, तो देखो पहली चीज़ हम बात करते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ना अपन को, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखवा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ यांत्रिकी में क्या पढ़ना है, प्रकाश की में क्या पढ़ना है, ठीक है, ऊष्मागतिकी में क्या पढ़ना है, विद्युत चुम्बकत्व में क्या पढ़ना है, और ध्वनि और तरंग में क्या पढ़ना है। ये सारी थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ आज, तो नोट अपन कल करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए यांत्रिकी, अब यांत्रिकी में क्या पढ़ना है, वस्तुओं की व्यवस्थित गति के बारे में, वस्तुओं की व्यवस्थित गति के बारे में पढ़ेंगे। वो किस में पढ़ेंगे, यांत्रिकी। अब गति आप लोग कई प्रकार की होती है, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति है, त्रिबीमीय गति है। तो गति आपकी कई प्रकार की है। आप लोगों को पता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। किसने दिए थे, न्यूटन ने। तीनों समीकरण पता होंगे आपकी गति को। फर्स्ट v = u + at, s बराबर ut + 1/2 at²। तीसरा b² बराबर u² + 2as। किसी भी वस्तु की गति के बारे में जो 3 समीकरण दिए थे न्यूटन ने, वो 3 समीकरण ये रहे। तो इसका श्रेय गति, वस्तुओं की व्यवस्थित गति का श्रेय किससे जाता है, न्यूटन को। तो सन 1900 से पहले ही विकसित हो चुका था ये नियम, सन 1900 के पहले ही दे दिया गया था। तो यांत्रिकी में क्या पढ़ना है, वस्तुओं की व्यवस्थित गति। इसका एक भाग और आता है यांत्रिकी का, वो आता है तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। इस यांत्रिकी का एक पार्ट हो रहा था तरल यांत्रिकी। इसमें क्या पढ़ना है, द्रव और गैस, जबकि द्रव्य और ठोसों की गति के बारे में पढ़ेंगे यांत्रिकी में। जितने भी आपके ठोस पदार्थ है उनकी गति का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किसमें करेंगे, यांत्रिकी में। और इसका एक छोटा सा पार्ट आता है तरल यांत्रिकी। इसमें द्रव और गैस की गति का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करेंगे, द्रव की गति और गैस की गति, ठीक है। उसका अध्ययन किसमें करेंगे, तरल यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी में यह पढ़ना है वस्तुओं की व्यवस्थित गति।
प्रकाश की आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है आप लोगों को? ऑप्टिक्स में पढ़ना है अपन को प्रकाश के जितने भी प्रभाव है। अब आपने 10th में पढ़े थे प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, तो ये सारी घटनाएं आपने, फिर आपने 10वीं में तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा है बस, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। एक आपने प्रिज्म का अनुप्रयोग पढ़ा होगा, वो भी प्रकाश की एक घटना है, ठीक है। तो ये प्रकाश की है, प्रकाश की में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे प्रकाश की और भी घटनाएं, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, तो इन सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे अपन 12th में। तो प्रकाश की में पढ़ना है प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसके जितने भी गुण है, प्रकाश के गुण है, प्रकाश क्या क्या प्रदर्शित करता है, कौन कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है, प्रकाश के कौन कौन से नियम है, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किस में करेंगे? प्रकाश की में। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, तो ये आता है आपके सारे प्रकाश की में। तीसरा भाग आता है ऊष्मा गति की। अब ऊष्मा गति में क्या क्या पढ़ना है? ऊष्मा व ताप, ऊष्मा व ताप। अब देखो ऊष्मा और ताप कहाँ आपके दैनिक जीवन में कहाँ उपयोगी? तो जितनी भी गाड़ियों के इंजन है, आपकी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, रेलगाड़ी, बस, जीप, ट्रेन, वायुयान, सबके इंजन के अंतर्गत आपकी ऊष्मा और ताप पर निर्भर है। सबकी गाड़ियों के इंजन है, जितने भी इंजन है, आपके 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सबके इंजन किसके ऊपर निर्भर है? ऊष्मा व ताप। जब तक इंजन के अंदर ऊष्मा पैदा नहीं होगी तब तक आपके वो वर्क नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा इंजन। तो ऊष्मा गतिकी में क्या पढ़ना है? ऊष्मा व ताप के बारे में, ठीक है। इसके जितने भी गुण प्रदर्शित करती है ऊष्मा, ठीक है, जितने भी इसकी परिघटनाएं, ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ेंगे किसमें? ऊष्मा गतिकी में। अब विद्युत चुंबकत्व, इसमें क्या पढ़ना है? एक तो विद्युत, जो आपने 10th क्लास में पढ़ ली विद्युत की यूनिट, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की जो भी परिघटना है क्या क्या प्रदर्शित करती है, तो ये सारी चीजें विद्युत की परिघटना किसमें पढ़ेंगे? विद्युत में। और इसका एक भाग है चुंबकत्व, ठीक है, आपने चुंबक भी पढ़ा है, चुंबकीय बल रेखा भी पढ़ी है, चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, तो ये सारी चीजें। तो विद्युत और चुंबक, इन दोनों से रिलेटेड जो भी आपके नियम हैं, जितने भी आपके अनुप्रयोग हैं, ठीक है, वो सब किसमें पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकत्व में। अब तरंग यांत्रिकी और ध्वनि, इसमें जितने भी आपकी ध्वनि तरंगें, ठीक है, जो साउंड्स अपन मैं बोल रहा हूँ, जो आपको ध्वनि सुनाई देती है, ये क्यों आती है, तो ये सारी चीज़ें, इनके कंपन, कणों का कंपन। अब मैं आपको ध्वनि के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। जब तक किसी पदार्थ के कण कंपन नहीं करेंगे तब तक कोई भी ध्वनि उत्पन्न, कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी आपके हाथ से कोई बर्तन गिर जाता है तो वो तब तक उसके अंदर से आवाज़ आती रहेगी जब तक आप उसको पकड़ के रोक ना लो। जैसे ही आपने उसको रोका, उसके जो कण है ठोस पदार्थ के, जो बर्तन था उसके जो कण है वो लगातार कंपन कर रहे थे, उनका कंपन रुक जाएगा। और जैसे ही कंपन रुक गया आपके ध्वनि आना बंद हो जाएगी। आपने स्पीकर्स देखे होंगे, उनके एक पर्दा लगा होता है, उनके अंदर स्पीकर्स के अंदर एक पर्दा जो लगातार कंपन करता है। यदि वो फट जाता है तो स्पीकर से ध्वनि आना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है तरंगों का, कणों का कंपन। यदि कण कंपन, जैसे आपकी स्कूल की घंटी होती है, जैसे आपने डंडा मारा घंटी के ऊपर तो वो तब तक आवाज़ आती रहेगी जब तक उसको आप हाथ से पकड़कर रोक ना लो। तो उसके कण जब तक कंपन करते रहेंगे तब तक आपकी ध्वनि आती रहेगी, और जब तक कण आपके कंपन करना बंद कर देंगे आपकी ध्वनि आना बंद हो जाएगी। तो ध्वनि और तरंग, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे? ध्वनि विज्ञान का। तरंग यांत्रिकी, जो ध्वनि है उसकी जितनी भी तरंगे हैं, इनके कंपन है, अनुप्रयोग है, जो भी परिघटना है वो किसमें पढ़ेंगे? तरंग यांत्रिकी व ध्वनि में। तो यहाँ आपका जो भौतिक विज्ञान का पहला पाठ था चिरसम्मत भौतिकी, फिर इसका श्रेय किससे जाता है? न्यूटन को। इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक। कौन कौन सा? यांत्रिकी, प्रकाश की, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और तरंग यांत्रिकी। इन सब भागों में अलग अलग भाग में आपको अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग अनुप्रयोग, अलग अलग परिघटना आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल नोट करवा लूँगा। नाम आप आज नोट कर लीजिए, यांत्रिकी, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बाकी इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं कल आप लोगों को नोट करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और सारी चीज़ें ये आप नोट कर लेना, एक एक चीज़। और अगर आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना आप वीडियो पर।